नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश संवाद में। मैं हूं कृति मिश्रा और आज हमारे साथ हैं बेहद ही खास मेहमान, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। तीसरा फेज है, किस तरह के टारगेट्स, कितने अचीवमेंट और आगे क्या योजनाएं? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, मैं स्वर्गीय वाजपेयी जी को कोटिशः नमन करता हूं, देश नमन करता है, जिन्होंने 2000 में ये कनेक्टिविटी, ग्रामीण कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी, जिसके कारण लगभग हम 6.5 लाख किलोमीटर सड़कों को बनाने का काम किया और जिसके कारण गांव की ताकत बढ़ी। इंफ्रास्ट्रक्चर जब होता है तो यातायात की साधन भी बढ़ जाते हैं। फिर जब ये पूरा हुआ तो फेज़ 2 आया, जिसमें 50,000 किलोमीटर लिया गया। अब सड़कें तो बन गई, लेकिन वो 3 मीटर की सड़कें थी, कहीं 3.5 मीटर की सड़कें थी। अब उसको 5 मीटर तक चौड़ी की गई। उसका स्ट्रेंथ बढ़ा क्योंकि अब उस पर ट्रैफिक लोड बढ़ गया। तो ये सब करके फेज़ 2 और फेज़ 3 बना। तो दूसरे चरण में 50,000 किलोमीटर लिया और तीसरे चरण में 2.5 गुना इससे अधिक लेके 1.25 लाख किलोमीटर सड़कें ली फेज़ 3 में। और मैं मानता हूं कि आज हम फेज़ 3 को भी 2024 तक पूरा कर लेंगे। अभी हम लगभग 91-92 हज़ार किलोमीटर सड़कों को स्वीकृति कर दी है और 45-46 हज़ार किलोमीटर सड़कें बन चुकी है। हमने इसमें टेक्नोलॉजी भी लिया है। टेक्नोलॉजी ये लिया है कि जो वेस्ट था प्लास्टिक, उसकी टेक्नोलॉजी ली। हमने FDR टेक्नोलॉजी ली। राज्यों से निवेदन किया हूं कि आप कम से कम जितना मिनिमम 20-25% आप नया टेक्नोलॉजी से सड़क को बनाएं, जिसमें कार्बन को ध्यान में रखें, मजबूती को ध्यान में रखें, कॉस्ट को, खर्चे को। तो ये तीनों दृष्टि से। और 1 साल पहले भारत सरकार ने, हमने पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए डेटा भी उपलब्ध करा दी, 45 लाख डेटा सड़कों का। आप देखती होंगी कि पहले गूगल पे लोग कहते थे, गूगल देखते देखते गए, एक गांव में जाके बंद हो गई सड़कें। लेकिन अब हमने और जो 45 लाख सड़कों का डेटा हमने ओपन कर दिया है, तो ये अब पूरे दुनिया के लिए एक नया अवसर, इसमें सर्विस सेक्टर के लोग आएंगे और इसमें कई रोजगार भी मिलेंगे। तो हमने एक रोजगार के अवसर भी खोले, दूसरे तरफ गांवों की कनेक्टिविटी को लोगों के सामने रखा और तीसरे तरफ एक हमारी ताकत हो गई कि भारत एक ऐसा विशाल देश जहां दुनिया की सबसे बड़ी आबादी चाइना के बाद माना जाता है कि हैं। तो अब पूरे दुनिया आज भारत की ओर देखता है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी आबादी का देश है और जहां लोग अपने आप को वहां ले जाना चाहते हैं। सर, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया था, उसको कोट करना चाहूंगी कि गांव की सड़कें ऐसी हों जैसे नेशनल हाईवेज की। क्या उस तरह की क्वालिटी हम अचीव कर पाए हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप कंपेयर करें तो जो राज्य मुस्तैदी नहीं करता, शिकायतें आती, तो हम उसका यहाँ से कमेटी भेजते जांच के लिए, नेशनल कमेटी। लेकिन सामान्यतः PMGSY की सड़कें अच्छी मजबूत सड़कें, और जो NHI FDR टेक्नोलॉजी की बात की, वो भी NHI बनाते हैं। हम भी गांव में जो आबादी है
वहाँ सीमेंट को भी नई टेक्नोलॉजी में प्रमुखता दी है। तो लगभग हम नई टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के हम सड़कों की गुणवत्ता NHAI के बराबर पहुंचने की कोशिश है। हालांकि हमारे सड़कों पर जो ट्रैफिक का लोड है वो NHAI से कम है, इसीलिए हम अपने अनुसार NHAI के गुणवत्ता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सर, आज का मेरे इंटरव्यू का फोकस बहुत हद तक एंटरप्रेन्योरशिप पर रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्टअप इन विलेजेस, उसको किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस पर आपने काफ़ी फोकस भी किया है। देखिए, भारत एक विशाल देश है जहां आज भी 68% आबादी गांव से जुड़ा हुआ है। 19.5 करोड़ आबादी घरों की संख्या मेरी जानकारी में है गांव की है। अब ये गांव की आबादी में हमने तय किया है कि 2024 तक 10 करोड़ महिलाओं को उससे जोड़ेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप से। और जब सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ते हैं तो हमने तय किया मोदी जी के नेतृत्व में, आप देखें ये 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे तो केवल 2 करोड़ 35 लाख ही घरों तक हम जा पाए थे, और उस समय केवल 80,000 करोड़ उनको बैंक लिंकेज था, और सबसे ज़्यादा था कि 9.58% उसमें NPA था। लेकिन मोदी जी ने जब आह्वान किया ई-गवर्नेंस का और महिलाओं को लाखपति दीदी बनाने का, कि उनकी आमदनी कम से कम 1 लाख हो, तो इस आह्वान के साथ साथ तो आज लगभग हम 8.25 करोड़ महिलाओं तक पहुंच चुके हैं। और केवल 8.25 करोड़ महिलाओं ने अगर मोदी जी के बात पे उन पर भरोसा किया तो मोदी जी ने भी उन्हें SHG को जहां 10 लाख रुपया बैंकों से देना, वहां 20 लाख रुपया कर दिया। और वही नहीं, बैंक लिंकेज उस समय 80,000 करोड़ था, अब लगभग 6 लाख करोड़ है। लगभग ये 6 लाख करोड़, और पहले केवल कुछ जिलों में उनको 3% बैंक का इंटरेस्ट रेट दिया जाता था। अभी मोदी जी के नेतृत्व में देश के सभी जिलों में 3% महिलाओं को हम बैंक इंटरेस्ट में छूट भारत सरकार की ओर से देते हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि NPA केवल 2.2 है, 2.28। ये आज देश के तमाम ऑर्गेनाइजेशन, चाहे MSME के सेक्टर हों, चाहे और बड़े सेक्टर हों, हम तो समझते हैं उनको भी SHG से सीख लेने की ज़रूरत है कि आज ये महिलाएं मोदी जी के ई-गवर्नेंस पर काम कर रही हैं, और जहां 9.58 NPA था वहां घट करके 2.2 पर आ गया है। तो ये जो रीज़न क्या देखते हैं आप, जो NPA घटा है, खासकर महिलाओं की अगर हम बात करें? अब इसके लिए तो एक तो देश में प्रधानमंत्री ने एग्रीकल्चर के सेक्टर में एक FPO दिया था 10,000 कृषि विभाग को, वो FPO हमको भी मिला। अब महिलाएं हमारी केवल एक सेक्टर में नहीं काम करती, अब वो कृषि के सेक्टर में, लाइव स्टॉक के सेक्टर में, नॉन फार्म के सेक्टर में। तो इस कारण से BC सखी बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट वो भी बहन है। बैंक सखी जो हमारी बहनों को, उसी में से जो पढ़ी लिखी बहन है, वो उनको बैंक से कैसे अकाउंट खोलना चाहिए, कैसे जोड़ना चाहिए। कृषि सखी जो किसान से जुड़ी हुई है। पशु सखी, आज पुरुषों के मुकाबले बहनें हमारी टेक्निकल जो
कृत्रिम गर्भाधान AI होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के भागीदार ले रही हैं। तो ऐसे कई सेक्टर हैं। साथ में साथ हमने केवल FPO तक ही नहीं छोड़ा, एंटरप्रेन्योर को साथ दिया, जिसमें स्टार्टअप, एग्री स्टार्टअप रखा, रूरल स्टार्टअप रखा। अब महिलाएं एक से एक नई चीज़ कर रही हैं। अब उन नई चीज़ में अब वो गाड़ियां ले रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले रही हैं, और भी 3 व्हीलर ले रही हैं। और मज़े में अब हर सेक्टर में वो काम करना शुरू की हैं। आर्टिफिशियल मोती बना रही हैं, आर्टिफिशियल फिश एक्वेरियम के लिए वो कर रही हैं, और हैंडीक्राफ्ट में काम कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमने FPO, हमने उनको एंटरप्रेन्योर एक दायरा बनाया है, लगभग देश में फर्स्ट स्टेज में अभी चल रहा है। और वही नहीं, हम फ्लिपकार्ट के साथ इनको जोड़ा है, जो इनको मार्केटिंग के लिए सिखाने का काम, केवल फ्लिपकार्ट नहीं, हम इनको अमेज़ॉन से जोड़ा है। अमेज़ॉन ही नहीं, बल्कि दिल्ली में एक स्टोर बनाया है, जिसमें कोई भी दीदी अपना सामान भेजने का काम करेंगे, ये फिर मार्केटिंग करेंगे। तो लक्ष्य है एग्रीकल्चर, एलाइड एग्रीकल्चर प्लस नॉन फार्म, फार्म लेवल पर ये आ जाता है। लेकिन उद्देश्य है कि हमारी दीदियों की आमदनी मिशन 1 लाख में आए। जिस दिन ये मिशन 1 लाख होगा, आप कल्पना करें कि 10 करोड़ दीदियों को यहाँ तक ले जाने का लक्ष्य रखा हो, तो देश का जो प्रधानमंत्री का 5 ट्रिलियन, वैसे तो MFI और कई संस्थानों ने कहा है कि आने वाले दिन में ये 6-7 ट्रिलियन तक इसकी इकोनॉमी जाने वाली है, लेकिन हम तो अभी 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। इसमें इन महिलाओं को का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। इसी उद्देश्य को लेकर के हमारा विभाग फर्स्ट प्रायोरिटी है कि बहनों को, SHG की दीदियों को मिशन 1 लाख में हम ले जाने का काम करें। हम महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं होगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे मनरेगा में हम महिलाओं की भागीदारी, ऐसे नियम तो कहता है कि 1/3 मस्ट होना चाहिए, लेकिन अभी 59% महिलाओं की भागीदारी को ले जाने का काम किया है। केवल वही नहीं, उन्हीं महिलाओं में से हम 23 लाख, अभी जो मुझे फिगर याद है इधर पिछले हफ्ते का, 23 लाख मेट बनाए हैं, जो कामों को देखती हैं, जो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ती हैं। तो ये हम उधर भी महिला सशक्तिकरण का एक नया आयाम जोड़ने का काम किया है। लेकिन सर, आपको लगता है कि इस टारगेट के लिए शायद मार्केट लिंकेज की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी? आपने फ्लिपकार्ट की बात करी, मैंने ये भी पढ़ा कि पतंजलि के साथ भी जोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन आपको लगता है कि शायद और एफर्ट्स की ज़रूरत है? एक चीज़ देख लें, एक तो जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उसकी गुणवत्ता होती है। कई ज़िले अपने ज़िलों में ही उनके द्वारा बनाए गए सामान की खपत हो जाती है। और अभी आचार्य बालकृष्ण जी के साथ जो पतंजलि के वन ऑफ देम हैं, उनके साथ भी MOU हमने की है, जो वो अपने स्टोर पर भी हमारे प्रोडक्ट को रख करके मार्केटिंग करेंगे। तो एक बहुत बड़ा एफर्ट है ये। धीरे धीरे जहाँ उनको बाजार नहीं बनाए हुए सामान, लेकिन आपको मैं बताऊं कि 60% से ज़्यादा, मोर देन 70% हम एग्रीकल्चर सेक्टर और एलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं। वहाँ हमें मार्केटिंग में बहुत दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल। जो वैल्यू एडिशन में हम जाते, जो हैंडीक्राफ्ट में जाते, उनमें हमें दिक्कत होती।
तो उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं और भी बेहतर एफर्ट करेंगे। अभी तो पतंजलि से जुड़े हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो कई बड़े बड़े बाज़ार से जुड़ेंगे, मॉल से जुड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे एफर्ट जैसे जैसे ज़रूरत पड़ रहा है हम जुड़ने का काम कर रहे हैं। सर, आखिरी में स्वामित्व स्कीम के तहत मैं जानना चाहूँगी कि कितने गांव की मैपिंग हो चुकी है और किस तरह से आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैपिंग और डिजिटाइजेशन गांव के लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम डेवलपमेंट की बात करें। देखिए, देश में लगभग 6-6.5 लाख गांव है, उसमें हम 2 लाख से ऊपर गांवों में जा चुके हैं। दिल्ली कभी हमारे साथ जुड़ने के लिए नहीं तैयार होता था कि गांव नहीं है, लेकिन इनके गांव को भी हमने पंचायत नहीं है, फिर भी जब इन्होंने आग्रह किया, पहले तो हमने कहा नहीं जुड़े, तब इन्होंने तो मैंने इनके 22 गांवों को हमने उससे जोड़ा है। आज 5,20,000 पार्सल हम बना चुके हैं जी। ये छोटी बात नहीं है कि आज कभी गांव के घर का बैंक उस पर कोई ऋण नहीं देता था। मोदी जी के सोच के कारण आज गांव में गरीब के घरों का जब हम ड्रोन से पिक्चर लेते, राज्य सरकार उसके छूने से मैपिंग करता, फिर जब ड्रोन से लिए हुए मैप को राज्य सरकार कुछ दिनों के लिए रखता कि भाई जिनकी ज़मीन है, किसी का गड़बड़ तो नहीं है, किसी का ज़्यादा कम बेसी, वो ठीक करके जब ओके करते तो उनको हम डिम्ड रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट देते। जी। ये आज देश के लिए एक बहुत बड़ा चीज़ है। अगर हम लोग गांव के ज़मीन, गांव के घराड़ी जिसे कहते हैं, उससे डिम्ड रजिस्टर्ड होकर के बैंकों से ऋण लेकर के लोग रोजगार कर रहे हैं। अब केवल हम वहीं तक नहीं जा रहे हैं। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसका एक एक गांव का हो गया है, पूर्ण राज्य हरियाणा है। जी। मध्य प्रदेश लगभग बहुत चला गया है। तो सभी राज्यों में, जिन राज्यों ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है, MOU किया है, वहाँ हम कर रहे हैं। उसी तरह से हमारे विभाग में एक लैंड रिसोर्स विभाग है, उसने लगभग 6 लाख गांवों में का ज़मीनों का जो खेतीहर ज़मीन है उसकी मैपिंग ले लिया है। अब ये मैपिंग जब होगा, अब ये मैपिंग के बाद हम आज गांव में जाएंगे तो ज़मीन का हर राजस्व ग्राम का एक खाता खेसरा शुरू होता है। तो अब मोबाइल नंबर की तरह इसका भी भू आधार रहेगा। जैसे आधार कार्ड का नंबर होता है, एक दूसरे से नहीं मिलता, इस ज़मीन का भी आधार नंबर, भू आधार नंबर होगा। अगर भविष्य में योजना है कि इस भू आधार को हम कोर्ट से जोड़ दें, रजिस्ट्री से जोड़ देंगे, तो कोई किसी के ज़मीन को गड़बड़ नहीं करेगा। आप बराबर सुनते होंगे कि उनकी ज़मीन को वो बेच डाला, वो गड़बड़ियाँ नहीं होगी। तो सर, ये कब तक देखने को मिलेगा हमें? ये जल्द ही देखने को मिलेगा। अभी तो प्रथम चरण में हम देश के सभी रजिस्ट्री ऑफिस को डिजिटल किया है। जी। भारत सरकार ने, मोदी जी ने जब से आए हैं, मोदी सबको डिजिटल किया। केवल डिजिटल नहीं किया, बल्कि जो तहसील होता है वहाँ जो गांव के ज़मीन का जो कैडेस्ट्रल मैप होता उसको डिजिटल किया हूँ। अभी मेरे ख्याल से 40 लाख रजिस्ट्री इसमें हुआ है। पहले रजिस्ट्री ऑफ लोग खेत का, ज़मीन का, जायदाद का तो कई बार जाना पड़ता था। जी, बिल्कुल। अब केवल एक बार या 2 बार जाना पड़ेगा। अभी तक राज्य सरकारों को भी इसमें राजस्व की आमदनी लगभग 8,000 करोड़ हुआ है, क्योंकि जो सर्किल रेट होता था, कोई गलत लिख दिया, किसी से ले लिया कम बेसी, अब उस पर डाला हुआ है वही सर्किल रेट आएगा रजिस्ट्री कराने के समय। और 17 लैंग्वेज में, 17 लैंग्वेज में आप डॉक्यूमेंट्स को डाउन कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं।
ये सुविधा भी चाहे कोई तेलुगु में है तेलुगु करे, कोई मराठी में है मराठी करे, तो ये सुविधा भी दिया हूँ। ये जिस दिन लिंक हो जाएगा बैंक और कोर्ट से, उस दिन सिविल कोर्ट के झगड़े भी समाप्त तो नहीं कहूँगा, कम हो जाए। जी बिल्कुल सर, उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसका रोल आउट हमें पूरे देश में देखने को मिले। लेकिन आपने हमसे बात की, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने। बहुत आपको भी धन्यवाद।